Hello and welcome to Triple S classes. I welcome you all in this free MCQ session which you are getting on this free YouTube platform that is Triple S. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले हमने हिस्ट्री के MCQ सेट्स आपके साथ डिस्कस किए, उसके बाद एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ MCQ सेट्स डिस्कस किए एंड वर्ल्ड एंड इंडियन जियोग्राफी के MCQ सेट्स डिस्कस किए। तो आज फिर से हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ MCQ आपके लिए लेके आए हैं। जो MCQs हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इन सेशंस में, उनसे एक तो आपके चैप्टर्स रिवाइज होते हैं एंड थॉरोली हम आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहे हैं जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है। स्टार्टिंग टुडेज MCQ सेशन with question number first. Question number first here is, consider the following statements. Statement first, from one tropic level to next tropic level there is 10% transfer of energy. Statement second, transfer of energy from one tropic level to next tropic level is Lindemann law. And statement third, both detritus food chain and grazing food chain begin from green plants. Which of the following statements is or correct? Option A, 1 and 3 only. Option B, 1, 2 and 3 only. Option C, 2 and 3 only. And option D, 1 and 2 only. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। The correct answer to your question number first is option D, that is 1 and 2 only. देखिए, ये जो लिंडमैन थे, इन्होंने लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी 10% लॉ, जिसे 10% लॉ भी कहा जाता है, 10% लॉ लिंडमैन ने ही प्रोवाइड किया था। देखिए, ये 10% लॉ क्या बोलता है कि फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल देयर इज़ 10% ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। खाली 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होता है टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड द रिमेनिंग जो भी है वो लॉस होती है, वो एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, इन द फॉर्म ऑफ डाइजेशन और अदर प्रोसेसेस। एंड अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे बोला गया है बोथ डेट्रिटस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन बिगिन फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। देखिए, अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें, दिस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। एंड अगर हम डेट्रिटस फूड चेन की बात करें, दिस डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम डेड मैटर, फ्रॉम डेड मैटर। देखिए, अगर कोई डेड मैटर है, अगर कोई सपोज कोई एनिमल, कोई डोमेस्टिक एनिमल लाइक काउ, कहीं पे कोई काउ है जो मर गई है एंड विद टाइम बॉडी डिकम्पोज होने लगती है एंड जैसे ही डिकम्पोज बॉडी के नीचे आप देखेंगे वहाँ पे अर्थवर्म्स होंगे एंड वो अर्थवर्म्स क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते, वो खा जाते हैं ये डेड मैटर। इसी के ऊपर ये लोग पलते हैं, ये पलते हैं दीज अर्थवर्म्स। फिर क्या होता है, फिर कोई चिकन आता है, कोई चिकन आता है जो इस अर्थवर्म को खा जाता है एंड फाइनली कोई हॉक आता है एट टॉप लेवल जो चिकन को फिर खा जाता है। दिस इज कॉल्ड डेट्रिटस फूड चेन, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है। सो स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग बिकॉज डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम डेड मैटर, फ्रॉम डेड मैटर। So option D is the correct answer to your question number first. Coming on to next question. Question number 2 here is, the CPCB, that is Central Pollution Control Board, gives advice to central government for prevention of which of the following pollutions? First, water pollution. Second, air pollution. Third, sound pollution. And fourth is nuclear pollution. Choose the correct answer using the code given below. Option A, 1, 2, 3 and 4, that is all of the above. Option B, 2, 3 and 4 only. Option C,
1 and 2 only, and option D 1, 2 and 3. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3. Look, let us discuss this CPCB here briefly. I will give you a fair idea about the CPCB, Central Pollution Control Board. This is a statutory body. This is a statutory organization under Ministry of Environment, Forests and Climate Change, and this was established under Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Under this act, this was established in 1976. एंड अगर हम 2021 की बात करें, एज ऑफ 2021 जो प्रेजेंट इसके चेयरमैन है वो है श्री नरेश पाल गंगवार. क्योंकि कई बार जो JKSSB है वो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में. सो ये क्या, इसका काम क्या है? टू हैव ए लुक ओवर वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन. इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना एंड टू गिव एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रेगुलेशन ऑफ दिस पोल्यूशंस, हाउ टू कंट्रोल such kind of pollutions, and this nuclear pollution is not under this CPCB. Coming on to question number third. Question number third here is, which of the following is not required for the formation of photochemical smog? Option A, sunlight. Option B, carbon dioxide. Option C, ozone. And option D, nitrogen oxide. आई होप आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर थर्ड हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए, अगर आपने क्लियरली क्वेश्चन की तरफ देखा होगा तो यहाँ से आप से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज रेस्ट ऑल, सनलाइट, ozone and nitrogen oxides. These are required for the formation of photochemical smog. Look, what is this smog? This smog is mixture of, this is a kind of air pollution and is a mixture of smoke which comes from different industries and fog. So इस smoky fog को क्या कहते हैं? Smog. Smoky fog is called smog. एंड ये बहुत ही हार्मफुल है टू द लिविंग बींग्स. कमिंग ऑन टू दिस photochemical smog, दिस इज अ टाइप ऑफ smog when UV light reacts with nitrogen oxides in atmosphere, and when there is presence of at least one volatile organic compound की presence में, when UV light reacts with nitrogen oxides, this results in the formation of a brown haze which is called photochemical smog. Where from this volatile organic compound? These come from when we manufacture paints, from the manufacture of paints, pharmaceuticals, refrigerants, these come. And what are these volatile organic compounds? Examples are benzene, glycol, methylene, etc. These are examples of these volatile organic compounds. In presence of this, nitrogen oxides react with UV light. Where from nitrogen oxides come? From car exhaust, coal power plants release, and factory emissions in general release these nitrogen oxides. And when these nitrogen oxides in presence of at least one volatile organic compound react with UV light rays, it results in the formation of this photochemical smog. So in the formation of photochemical smog, CO2 is not required generally.
Now, coming on to question number 4. Question number 4 here is, consider the following statements. Statement first. In protected forests, all activities are prohibited unless permitted. Statement second. In reserve forests, all activities are permitted unless prohibited. Which of the above statements is or correct? Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. And option D, neither 1 nor 2. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन डी, दैट इज नीदर 1 नॉर 2. लुक, अगर हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स की बात करें, दीज आर फॉरेस्ट्स, दीज आर द इन अगर हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स की बात करें, इन प्रोटेक्टेड एरियाज राइट्स टू एक्टिविटीज लाइक grazing, hunting. Sometimes these activities are given to those communities which are living on the fringes of the forest and जिनका livelihood इन्हीं एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट होता है, एंड जो सस्टेन करते हैं, जिनका लाइवलीहुड इन्हीं एक्टिविटीज़ से मिलता है फ्रॉम फॉरेस्ट्स. समटाइम्स इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स दीज एक्टिविटीज़ आर अलाउड. और स्टेटमेंट आपसे क्या पूछ रहा है कि ऑल एक्टिविटीज़ आर प्रोहिबिटेड, विच इज़ नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग. कमिंग ऑन टू नाउ रिजर्व फॉरेस्ट्स. रिजर्व फॉरेस्ट्स क्या होते हैं कि दीज आर मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट्स constituted by state governments on any government land, and जो local people है वो भी prohibit किए जाते हैं, उनको भी allow नहीं है कोई भी activity like grazing, like hunting. These activities are not allowed unless specifically allowed by a forest officer. होते हैं जो forest officer होते हैं वही जब तक allow नहीं करेंगे, these activities are prohibited. And statement आपसे क्या पूछ रहा है, in reserve forests all activities are permitted. This is again wrong. So the answer to your question number 4 is option D, that is neither 1 nor 2. Coming on to question number 5. Question number 5 here is, consider the following statements with reference to biosphere reserves. Statement first. It is defined under a law made by Parliament of India. Statement second. It is derived from UNESCO's Man and Biosphere Program. And statement third, no outside species are allowed. Which of the above statements is are correct? Option A, 1 and 2 only. Option B, 1 and 3 only. Option C, 2 and 3 only. And option D, 1, 2 and 3. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. The correct answer to your question number 5 is option C, that is 2 and 3. Look, these biosphere reserves, these are announced by state or central government by notification, right? Not defined under a law made by Parliament of India. This is wrong here. Now second statement, it is derived from UNESCO's Man and Biosphere Program. This is the right statement. And अगर हम इंडिया की बात करें, presently in India there are 18 biosphere reserves. Examples लेंगे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद ग्रेट निकोबार, उसके बाद मानस, उसके बाद सुंदरबंस एटसेट्रा. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? दिस इज़ एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय यूनेस्को. इनको यूनेस्को की तरफ से एक डेजिग्नेशन मिलता है फॉर रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स एक्सटेंडिंग ओवर लार्ज एरिया. जनरली लार्ज एरिया होता है इनके अंडर. या तो टेरिस्ट्रियल एरिया को भी डिक्लेयर किया जा सकता है, या कोई कोस्टल और मैरीन इकोसिस्टम्स, या दोनों को मिला के इन एरियाज़ को कल्चरल, एक तो कल्चरल अहमियत भी होती है, कल्चरल लैंडस्केप्स भी होते हैं, एंड नेचुरल लैंडस्केप्स भी होते हैं अंडर दीज
biosphere reserves. So statement second is right, and no outside species are allowed. This is again right, because this is not to be disturbed at all. Coming on to your question number 6. Question number 6 is, which of the following are methods of treatment and disposal of solid waste in India? First is pyrolysis, then STPs. These are sewage treatment plants. I again repeat here, sewage treatment plants. Then third, incineration plants and vermiculture. Use the code given below. Option A 1, 3 and 4 only. Option B 3 and 4 only. Option C 1, 2 and 4. And option D 2 and 3 only. I hope आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन ए, दैट इज 1, 3 and 4. लुक, सॉलिड वेस्ट की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है. अगर हम इंडिया की बात करें, बहुत सारे मेथड्स हैं, लाइक सैनिटरी लैंडफिल, जैसे डंपिंग साइट्स होती है, वहाँ पे सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाता है. लाइक कुछ ऐसे प्लास्टिक्स मिलते हैं, कुछ ऐसे हमें चीज़ें मिलती हैं जो रिकवर, जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं. रिसाइकलिंग इज़ अगेन ए मेथड, एंड इंसिनरेशन है, पायरोलिसिस है. दीज आर मेथड्स ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट इन इंडिया और इन अदर कंट्रीज़ जनरली. अगर हम पायरोलिसिस की बात करें, पायरोलिसिस में क्या होता है, एक थर्मल डिग्रेडेशन होता है किन का, प्लास्टिक वेस्ट की. प्लास्टिक वेस्ट जितना भी होता है, दिस वेस्ट इज थर्मली डिग्रेडेड एट डिफरेंट टेम्परेचर, बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, this temperature is given to this plastic waste. This is the process of pyrolysis. अगर हम सेकंड STPs की बात करें, दी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इनमें क्या होता है, जो भी म्यूनिसिपैलिटी वाटर होता है, जो भी गंदी नालियों से जो भी वाटर निकलता है, उसको ट्रीट किया जाता है, फिर उसको थ्रू फिल्ट्रेशन प्लांट उसको गुजारा जाता है. फिल्ट्रेशन करके उसको एज टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ नॉट अंडर दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट मेथड. उसके बाद अगर हम थर्ड इंसिनरेशन प्लांट्स की बात करें, क्या होता है, यहाँ पे जो भी हम सबस्टेंस, जो भी हम सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करते हैं, उसको कंबस्टन दिया जाता है. दिस इंसिनरेशन इज व्हाट, कंबस्टन ऑफ सबस्टेंसेस कंटेन्ड इन, जो वेस्ट मटेरियल्स में जो भी सबस्टेंसेस होते हैं उनको कंबस्टन किया जाता है, उनका कंबस्टन किया जाता है, जो फिर एशेस में तब्दील होते हैं वो सबस्टेंसेस, एंड दिस इज इंसिनरेशन. उसके बाद अगर हम वर्मिकल्चर की बात करें, दिस वर्मिकल्चर इज व्हाट, वर्मिकल्चर इज डिकम्पोजिशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर. जो भी कोई फूड है, लाइक कोई फूड वेस्ट है जो डस्टबिन में है, वो हम बाहर, जो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है, वो उस वेस्ट को सेग्रीगेट करती है बाद में, एंड जो ये सॉलिड वेस्ट फूड होता है, उसको हम वर्मिकल्चर के थ्रू डिकम्पोज कर सकते हैं. दिस इज अगेन राइट हियर. सो ऑप्शन ए 1, 3 and 4. अंडर वर्म्स, यहाँ पे वर्म्स जो होते हैं, डिफरेंट वर्म्स डिकम्पोज दिस सॉलिड वेस्ट लाइक फूड. राइट. Now coming on to your question number 7. Question number 7 here is, conservation program MIKE, M-I-K-E, is associated with which animal? Option A tiger, option B crocodile, option C elephant, and option D rhinoceros. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. The correct answer to your question number 7 is option C. That is elephant. This MIKE stands for monitoring. This MIKE stands for monitoring of illegal killing of
elephants. This is Mike, that is monitoring of illegal killing of elephants. देखिए ये जो प्रोग्राम माइक है इसको क्यों अडॉप्ट किया गया, इसको क्यों स्टार्ट किया गया, एंड दिस वाज स्टार्टेड इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में इसको स्टार्ट किया गया था क्योंकि जितनी भी रिच कंट्रीज़ है जहाँ पे एलिफेंट पॉपुलेशन है उनको एक अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एंड एनफोर्समेंट डिसीजंस प्रोवाइड किए जाएं, जिससे क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी होगी रेंज स्टेट्स में, एंड जो भी जितनी भी लाइक इलीगल हंटिंग होती है एलिफेंट्स की उनको हम कंट्रोल कर सकेंगे. उनको मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं in the reference with reference to these elephants. Coming on to question number 8. Question number 8 here is, a decrease in phytoplankton will result in option A, increase in carbon dioxide in atmosphere, option B, decrease in carbon dioxide in atmosphere, option C, no effect on carbon cycle, and option D, no effect on aquatic food web. I hope आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर to your question number 8 is option A, that is increase in carbon dioxide in atmosphere. देखिए अगर हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स को देखेंगे, what are these phytoplanktons? These are tiny microscopic floating plants found in water bodies के ऊपर वाली जो सतह है समंदर की या कोई भी वाटर बॉडी है, रिवर है, लेक है, उसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जिनको हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलते हैं. एंड अगर हम एक फैक्ट देखेंगे यहाँ पे, सो द फैक्ट इज दैट दिस फाइटोप्लैंक्टॉन्स कंट्रीब्यूट मोर देन half of ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट. जितना भी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट है, मोर देन हाफ ऑफ दैट, more than 50% comes from these phytoplanktons. These phytoplanktons release more than 50% of present oxygen in environment. देखिए ये phytoplanktons क्या होते हैं? These are aquatic plants, एक किस्म के होते हैं. These are aquatic plants होते हैं. ये क्या करते हैं? these trap carbon dioxide from the atmosphere, from the surroundings, from the environment. They trap oxygen and store, and which they utilize for the formation of food, for the production of food, and they release what? Carbon dioxide. अब अगर क्या होगा कि on the surface of these water bodies अगर ये phytoplanktons डिक्रीज कर जाएंगे, उससे क्या होगा? जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में वो क्या होगा? इंक्रीज होगा हमारे एटमॉस्फेयर में. एंड क्या होता है, जैसे ही ये फाइटोप्लैंक्टन डेड होते हैं, दे गेट सबमर्ज्ड अंडर सी. ये जो भी वाटर बॉडीज होती हैं, ये इन्हीं के जो निचली वाली सतह होती है समंदर की, वो वहीं पे सेटल्ड होते हैं. एंड दे एक्ट एज carbon sinks. Right? This is the answer to your question number 8. That is, it will result in increase in carbon dioxide in atmosphere. Coming on to question number 9. Question number 9 is, in which of the following list under 7th schedule of Indian Constitution the subject of forests fall? Option A, union list. Option B, state list. Option C, concurrent list, and option D, none of the above. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन सी, दैट इज concurrent list. लोग जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 है, उसमें क्या किया गया? उसमें कुछ सब्जेक्ट्स को शिफ्ट किया गया फ्रॉम, जो कि पहले स्टेट लिस्ट में थे, उनको शिफ्ट किया गया टू कंकरेंट लिस्ट. एंड दीज सब्जेक्ट्स वेर
फॉरेस्ट्स भी इसमें थे, फॉरेस्ट्स, एजुकेशन, protection of wild animals and birds. These subjects were transferred from state to concurrent list. So presently the subject of forests fall under concurrent list. That is the answer to your question number 9. Now coming on to your last question, question number 10 here is, consider the following statements with reference to NAQI, that is National Air Quality Index. I repeat again, National Air Quality Index. First, it has been launched under Swachh Bharat Abhiyan. Second statement, the new index will be based on 3 indicators. And statement third, it carries one number, one color description. Which of the above statements is or correct? Option A, 1, 2 and 3. Option B, 1 and 3 only. Option C, 3 only. And option D, 2 and 3 only. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 3 only. देखिए, ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स था, इसे लॉन्च किया गया था इन 2014 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इसी ने इसको लॉन्च किया था इन 2014. एंड इसमें क्या था कि जहाँ भी कोई भी इंसान है वो आसपास के एनवायरनमेंट में अपनी एयर क्वालिटी चेक कर सके. एंड हाउ टू चेक? दिस वाज बेस्ड ऑन 8 indicators. This was based on 8 indicators: PM10, PM2.5, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide, ozone, ammonia, NH3, ammonia and lead. Based on these indicators, this National Air Quality Index was launched, and it carries one number, one color, one description. So statements first and second are correct. The answer to your question number 10 is option B, that is 1 and 3 only are correct, and the statement second, that is based on 3 indicators, is wrong because it is based on 8 indicators. That was all about today's MCQ session which I have discussed with you. I hope आपके most of the questions आपने attempt कर लिए हैं, and do mention it in comments कि किसके कितने ठीक हो गए हैं, so that you will continue to this MCQ series and improve your week. जहाँ पे भी आपका weak section है आप वो improve कर सको. Thank you. Have a good day.